दोस्तों, अपराधी अपराध करने से पहले एक खुफिया प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने होने वाले बुरे काम को अंजाम देता है। वह सोच बैठता है कि आखिर इसे करने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है वह ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से बीतेगी। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल भी मिल जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, बस अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए एक ऐसा खेल खेल लेती है जिसकी वजह से उसके पति का निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है। लेकिन जब लोग सच्चाई जानते हैं और कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद लोग खुद सोचने पर मजबूर सा हो जाते हैं कि आखिर इस महिला के कारनामे क्या ऐसे थे, आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना गोरखपुर ज़िला पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना इधर बांसगांव कस्बा भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना सबरूरपुर गांव भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 7 अप्रैल का ही। अब रात का वही 7:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त गांव के बाहर एक धनौजिया पुलिया भी होता है। तो उसी धनौजिया पुलिया से एक व्यक्ति मौके पर गुजर रहा होता अपनी बाइक लेकर। तभी उसकी नज़र साइड में खड़ी हुई एक बाइक पे पड़ता है, और बाइक पर जब वह व्यक्ति देखता है जिसका नाम राम बहोर चौधरी जी होता है। और राम बहोरी चौधरी जैसी बाइक पर नज़र मारते, बाइक को देखते कहने लग जाते क्या तो नगेंद्र सिंह ठाकुर का बाइक है, हमारे ही गांव के रहने वाले का। आखिर यह जो बाइक होता है, यह बाइक यहाँ खड़े कर वह कहाँ चले गए। और तभी जो व्यक्ति होता है वहाँ खड़े होकर उसी समय अपनी नज़र जो होता है अब झाड़ियों की तरफ जो घुमाता है, घुमाने के बाद उसी समय देख कर पूरी तरह से हिलस आ जाता है, क्योंकि बाइक के ठीक सामने जो झाड़ी होता है उसी झाड़ी में जो होता है नागेंद्र सिंह की डेड बॉडी पूरी तरह से अब खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। और उसी वक्त अपना फ़ोन निकालने के बाद उसी वक्त नागेंद्र के अब जो बड़े भाई होते हैं शेषनाथ सिंह ठाकुर, उनको खबर दे देते, कहने लग जाते कि तुम्हारा जो भाई है पूरी तरह से झाड़ियों के पास यहीं खून से लथपथ अवस्था में अब पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल यहीं खड़ी हुई है। अब शेषनाथ सिंह जैसे यह बात सुनते हैं राम बहोर का, उसी वक्त सुनकर इसकी जो सूचना होता है अब जाकर नागेंद्र सिंह की अपनी जो पत्नी होती है अब माधुरी को दे देते हैं। और माधुरी जैसी खबर पाती है वह भी उसी समय चीख चिल्लाते हुए शेषनाथ सिंह के साथ जो होता है अब धनौजिया पुलिया के पास पहुंचती है। रात के 8 बजे के आसपास का टाइम हो जाता, लेकिन जिसके कानों में खबर पहुंचता है अब नागेंद्र के बारे में वह भी वही पहुंच जाता है। लेकिन माधुरी जैसे पहुंचते अपने पति को देखती खून से लथपथ अवस्था में वहीं पूरी तरह से पड़े हुए, उसी समय दहाड़े मारकर चीख चिल्लाते हुए अपने ही जेठ शेषनाथ से यही कहती है कि हमारे पति के अंदर अभी भी सांस बची हुई है, इनको जल्द से जल्द लेकर आप अस्पताल चलिए। यह बात शेषनाथ सिंह बगल में खड़े हुए कुछ रिश्तेदार जब सुनने के बाद उसी वक्त नागेंद्र को एक एम्बुलेंस की मदद से लेकर अपने निजी सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हैं। और तभी इसी बीच की जो सूचना होता है नज़दीकी पुलिस थाने इधर बसगांव में दे देते हैं, क्योंकि जो मामला होता है काफ़ी गंभीर सा होता है। नागेंद्र के सर पर कई गोलियों की गहरे गहरे निशान पड़े होते हैं। थाना प्रभारी विजय सिंह यादव अब जैसी खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं। एक टीम लेकर राजकीय सरकारी अस्पताल जब पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि वहां के डॉक्टर के द्वारा जो होता है मौके पर रेफर करने की प्राथमिकता भी चल रही है। मातृ बार बार दहाड़े मार कर चिल्लाकर यही कहती है कि हमारे पति को कहीं दूर ले चलिए, इलाज है तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। और माधुरी की वजह से पुलिसकर्मी जो होते हैं उसी वक्त अब नागेंद्र को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद ठीक जो होता है लेकर पहुँच जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल। लेकिन जब वहाँ डॉक्टर नागेंद्र सिंह को देखते उसी समय मृत घोषित कर देते, कहने लग जाते नागेंद्र की दुर्घटना पर ही मौत हो चुकी होती है। अब थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह यादव इस तरह की जैसी खबर पाते हैं, पाने के बाद उस मामले को संज्ञान से लेते हैं।
और डेड बॉडी का तौर तरीके से वहीं जब निरीक्षण करते तो पता चलता कनपट्टी पर और आगे वाले हिस्से पर कई जगह गहरे गहरे जो होता है गोली दागे निशान बने हुए हैं, जिसकी वजह से घटनास्थल पर इनकी मौत हो चुकी होती है। बस दिलासा है तो अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टर के द्वारा यही पता चलता है कि आखिर जो होता है मौत ठीक है घटनास्थल पर हो चुकी होती है। बस दिलासा है तो परिवार में उसकी अपनी पत्नी रजनी और साथ में से सन्नाथ लेकर इधर उधर दौड़ रहे होते। पुलिस की जो टीम होती तौर तरीके से अब नागेंद्र के बॉडी का वहीं निरीक्षण करती पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसे मोर्चरी भिजवा देती है। और पुलिस की टीम दोबारा घटना पर पहुंचती है। अब घटना का निरीक्षण जो होता है बड़े अधिकारियों के साथ वहां जब करना शुरू कर देती है तो वहां से लगभग ठीक चंद मीटर की दूरी पर 2 mm की पिस्टल के साथ 2 खाली खोखे भी पुलिस को बरामद होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उन सबको अपने कब्जे में लेती है और ठीक बाइक बगल में ही खड़ा होता है। वह बाइक किसी और का नहीं होता बल्कि नागेंद्र का होता है। बगल में चुनौतियाँ भी पड़ी होती है। पुलिस की टीम तो तरीके से अपने कब्जे में लेती, लेकिन पता चलता कि मोबाइल जो होता है नागेंद्र के ही पास रह गया है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर तक मुकदमा मानकर पूछताछ करती है, सीधा का सीधा आकर अब माधुरी से। और जब माधुरी से पूछताछ किया जाता है तो माधुरी की तहरीर भी अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। वह भी रात का 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को कभी ढीला भाग नहीं समझती और एक टीम लेती है, सुबह के टाइम पहुंच जाती है शेषनाग से पूछताछ करने के लिए। और जब पूछताछ किया जाता तो पता चलता नागेंद्र बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, अपने पिता के साथ घेर गृहस्थी में उलझा हुआ था। उसका अपना परिवार होता है, उसी परिवार में अपनी ज़िंदगी गुजारता। आखिर उसका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस के सामने काफ़ी सारे चैलेंज भी आ जाते हैं कि आखिर जब नागेंद्र का किसी के साथ कोई रंजिश नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं था, किसी के साथ प्रेमी रिश्ता नहीं था, तो आखिर उसका किसी के साथ क्या लेना देना हो गया जिसकी वजह से उसकी नौकरी की हत्या जो होता है रात के टाइम सुनसान जगह जो होता है जाकर धनौजिया पुलिया के पास कर दिया गया। आखिर धनौजिया पुलिया के पास उसका जाने का क्या कारण था। बस पुलिस को यही पता चलता है कि घर से ट्रैक्टर लेकर जो होता भूसा भरने के लिए निकला हुआ था, अपने ड्राइवर को एक अपनी बाइक मंगवाता है पल्सर, और फिर पल्सर बाइक अपने लेता है और फिर जो होता है वहाँ से निकल जाता है। और पुलिस के मन में यह चैलेंज होता जाता है कि आखिर जो होता है वहाँ भूसा भरने के लिए ट्रैक्टर जब लेकर रास्ते में निकला हुआ था उसके पास काल किसका आया। और पुलिस के सामने बस यही एक छोटी सी शंका आ जाता है और पुलिस की जो टीम होती है यही पता पाती है कि आखिर मोबाइल तो उसी पास था। इसलिए पुलिस की टीम अपने हिसाब से मोबाइल भी अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का पूरा अब CDR डिटेल निकलवा लेती है 7 अप्रैल का ही। और जब निकाला जाता है तो उसके CDR डिटेल में यही पता चलता है कि दोपहर जब 2 बजे के आसपास का टाइम होता है और फिर इधर दोपहर का जब 3 बजता है, 4 बजता है, यहाँ तक कि 6 बजता है तो उसके मोबाइल पर एक कॉल बार बार आ रहा होता है दूसरी तरफ से। लेकिन पता चलता है कि उसके मोबाइल में जो होता है नागेंद्र के 2 सिम भी लगे होते हैं, दूसरे सिम पे यह कॉल लगातार आ ही जा रहा होता है। पुलिस की टीम जो होती है अब उस नंबर के बारे में पूरी जाँच पड़ताल जब करती है तो जाँच पड़ताल करने के बाद यही पता चलता है जो संत कबीर नगर जो जिला पड़ता है उसी के अंतर्गत एक मोरसा गाँव भी पड़ता है मनोसा, उसी गाँव का रहने वाला रणंजय सिंह होता है। उसी के नंबर से जो होता है उस नंबर पर लगातार कॉल पे कॉल आए हुए होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है जब उसका लोकेशन देखती है नंबर का तो पता चलता लोकेशन जो होता है ठीक है अब सबरूपुर जो गांव पड़ता है वहीं धनौजिया पुलिया पड़ता है, उसी के पास एक्टिवेट घटना के वक्त दिखा रहा होता है। पुलिस का शंका जाकर अब इधर टिक जाता सीधा का सीधा रणंजय सिंह के ऊपर। और रणंजय सिंह का मोबाइल नंबर का पूरा जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो यही पता चलता है कि रणंजय के मोबाइल से लगातार जो होता है अब इधर नागेंद्र के मोबाइल में लगे हुए दूसरे सिम पर कई बार कई महीनों से कॉल किए जा रहे होते हैं, लगातार फ़ोन पे संपर्क बना हुआ था। और पुलिस की टीम जब यह पता पाती है पता चलता कि आखिर जो होता माधुरी के मायके का ही रहने वाला होता रणंजय सिंह। और पुलिस का शंका और बढ़ जाता है और पुलिस इसीलिए जो होता पूछताछ करने के लिए मुखबिर को अलर्ट कर देते हैं। मुखबिर के द्वारा पता चलता कि हाँ नागेंद्र के गैर मौजूदगी में जो होता है इधर रणंजय सिंह का माधुरी से बराबर मिलना जुलना होता है, जिसकी वजह से पुलिस शंका और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सीधा का सीधा जो होता है घेरे में ले लेती है रणंजय सिंह को। इसीलिए कस्टडी में लेने के लिए अब एक टीम लेती है, पहुंच जाती है ठीक उसी के घर। और जब उसी के घर पहुंचती है तो घर पहुंचती पुलिस को देखकर थर्रा सा जाता है। वह समझ लेता कहीं माधुरी ने साला जो पुलिस के सामने कबूल तो नहीं कर लिया। उसी वक्त मुँह खोल देता, ऐसा मुँह खोलता पुलिस को सुनकर अचंभे में पड़ने एक स्वाभाविक बन जाता। पुलिस की टीम एक टीम लेती सबरूपुर गाँव पहुँच जाती है। अब जब गाँव पहुँचती है तो गाँव में जो होता है नागेंद्र को लेकर रोना धोना पड़ा होता है। माधुरी अलग जो होता है चारपाई पर बेहोशी की अवस्था में पड़ी होती है। पुलिस की जो टीम होती है पानी की छींटे मार मार कर माधुरी को जब होश में लाती है तो माधुरी से पुलिस की टीम यही कहती है कि बस आप चिंता मत कर दीजिए, आपका पति जो होता है पूरी तरह से
इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हत्यार हमारे सामने जेल में आ चुका है। और माधुरी जब यह बात सुनती सनस रह जाती, क्योंकि पुलिस को पता होता है। पुलिस की टीम माधुरी को तौर तरीके से अपने जिप्सी में जब बैठाती है तो वहाँ पर जो खड़ी हुई औरतें होती हैं, कुछ औरतें होते हैं, मौके पर वह सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर माधुरी को पुलिस की टीम जिप्सी में बैठाकर क्यों थाने ले जा रही है। तो कुछ जिज्ञासा लोग होते हैं जो उसी वक्त वह भी अपनी बाइक उठाते निकल पड़ते हैं थाने के लिए, और थाने के बाहर खड़े हो जाते हैं। माधुरी अंदर होती है, लेकिन अब जो होता माधुरी के बारे में बड़े खास लोग, गाँव के जो लोग होते हैं, जब बात सुनते हैं तो उसी समय दंग से रह जाते हैं। लेकिन माधुरी थाने में मौजूद इधर अब रणंजय को जब देखती है तो सारा मामला समझ जाती है। वह भी बिना किसी हलवाली के अपने पति अब इधर नागेंद्र सिंह की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई, जो कहानी सुनवाती, इसे सुनने के बाद लोगों का होश जो होता, तेज जो होता, खो जाता है। असल में नागेंद्र सिंह जो होता है, नागेंद्र सिंह के टोटल और 2 भाई होते हैं, 2 बहनें भी होते हैं। अब उसके जो बड़े भाई होते हैं मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा पे होते हैं, और लेकिन हाँ उसके भाई परदेश भी रहा करते थे। उसके 2 बहनें भी होती हैं, दोनों बहनें होती हैं, इधर ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है। वो भी अपने ससुराल में अपने पति, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में संवारने में पूरी तरह से खुशमय जीवन में व्यतीत होती है। लेकिन नागेंद्र सिंह जो होता है अपने पिता के साथ अपने खेती बाड़ी में काफ़ी सालों से लगा पड़ा होता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी बिगहे पुश्तैनी ज़मीन होती है। उसी में फल फूल उगाता और फिर बाज़ार में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचता, फिर उसी से अपना आलीशान मकान और गाड़ी और बंगला ले लेता है। तो तरीके से नागेंद्र अपनी ज़िंदगी जब बिताता तो इसी बीच नागेंद्र के पिता जो होते हैं उसके होते व्यवस्था को देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नागेंद्र की जो उम्र होती है शादी से अब निकली जा रही थी, जिसकी वजह से नागेंद्र के शादी के लिए अब जो होते हैं उसके पिता रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और जब तलाशी करना शुरू कर देते हैं तो उसी बीच जो होता है अब नागेंद्र के लिए रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच नागेंद्र के लिए ठीक जो होता है जाकर बड़ी जल्दी माधुरी का रिश्ता आ जाता है। और माधुरी का जो अपना परिवार होता है बड़ा खुशमय होता है। उसके परिवार, उसके टोटल 2 भाई और 1 बहनें भी होती है। माधुरी के माता पिता माधुरी को बड़े घर में मान सम्मान दिया करते थे, लेकिन माधुरी ठहरी अपनी खूबसूरती पर नाच करने वाली एक युवती, जिसकी वजह से काफ़ी युवक जो होते हैं उसके इर्द गिर्द मंडराना जब शुरू कर देते हैं। तो उसी बीच माधुरी के ही कॉलेज के साथ है उसका ही कॉलेज कनेक्ट होने की वजह से एक युवक से उसकी मुलाकात हो जाता है, जिसका नाम रणंजय अब सिंह होता है। धनंजय सिंह जो होता है अब उसी समय जो होता है माधुरी के हमरूह होने की वजह से बड़ी जल्दी माधुरी से मुलाकात करता, फिर दोनों के बीच बराबर उठका बैठका घूमना फिरना चालू हो जाता है। और इसी बीच दोनों एक ही गांव के भले रहते हैं, लेकिन साथ में जो होता है दोनों के बीच संबंध बन जाता है। और संबंध का जो सिलसिला इस तरह चल पड़ता है कि दोनों प्यार में अंधे हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है गाँव में लग जाता है। माधुरी के जब पिता खबर पाते हैं तो फैसला लेते अपनी बेटी का शादी का, और बड़ी जल्दी जो होता है शादी के लिए तलाशी करते हैं। और तभी जाकर नागेंद्र का जब रिश्ता आता है, आने की वजह से नागेंद्र के साथ बड़ी जल्दी रिश्ते की हामी भर लेते हैं। और साल 2014 में जून का महीना होता है लगन का, उसी वक्त जाकर माधुरी का तौर तरीके से धूमधाम से शादी भी हो जाता है। और शादी इस तरह होता है कि पूरे मोहल्ले वाले शादी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। रणंजय की जो उम्र होती है 35 साल के आसपास होती है, लेकिन रणंजय जो होता है माधुरी से लगभग 6 साल बड़ा भी होता है, जिसकी वजह से रणंजय अब शादी करने के लिए जिद नहीं करता। लेकिन हाँ उसके परिवार वाले खुद जो होता है उसकी शादी के लिए लड़की की तलाशी करते हैं, बड़ी जल्दी जाकर रणंजय की शादी भी करा देते हैं। और उसकी अपनी जो बीवी होती है उसका नाम होता है ठीक माधुरी। और माधुरी नाम का औरत पाकर रणंजय भी खुश हो जाता है, क्योंकि माधुरी नाम से बड़े प्यार से तौर तरीके से मान सम्मान के साथ रहना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो होता है माधुरी अपने ससुराल आकर अपने पति अपने जीवन में उलझा लेती है, फिर तौर तरीके से रहना तो शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 6 महीने का वक्त बीतता तो उसी वक्त माधुरी का जो होता है अब दोबारा अपने प्रेमी रणंजय की यादों में भरी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूरी का सामना करना पड़ जाता है। अपने ससुराल में तो आती है, लेकिन अपने ससुराल में कभी एहसास नहीं हो जाती कि हमारे मायके में हमारे ही रणंजय के साथ गहरी प्रेम रिश्ता है। लेकिन जब भी मौका मिलने के बाद फ़ोन तो लगाती, लेकिन रणंजय से गुस्से दिखाती, कहने लग जाती कि तुमने शादी कर बहुत ही ख़राब किया। लेकिन रणंजय यही बात कहता कि ना, हमारे परिवार वाले हमारी जिम्मेदारियों को समझते थे, जिसकी वजह से मजबूरी में डाकर हमारी शादी कर देना उन्होंने स्वाभाविक समझा और झुकना पड़ा। लेकिन यह बात जो होता है बड़ी जल्दी माधुरी समझ जाती है और माधुरी रणंजय से फ़ोन पर कनेक्ट करना शुरू कर देती है। और रणंजय का जो होता है बराबर
इधर माधुरी के भाई उसे कंटेंट बना रहे थे, जिसकी वजह से एक मौका गंवाता नहीं है और वो मौके की तलाश में बैठा रहता है। फिर माधुरी के भाई के साथ जो होता है, माधुरी के अब जो ससुराल होता है सबरूपुर पहुंचता है। अब वहां जब पहुंचता है तो वहां जो होता है मौका तलाशता है और दूर का भाई बताकर अब जो होता है माधुरी से चोरी छुपे मिलने का रास्ता खोजता, फिर उसी घर में जाकर रिश्ते को भी अंजाम दे जाता है। और माधुरी के खुशियों का ठिकाना नहीं रहता कि जब भी मौका मिलता फ़ोन कर बुलाती, फिर रिश्ते को उसी घर में बेफिक्र तरीके से रिश्ते को विश्वास में लेकर धनंजय और साथ में माधुरी के बीच रिश्ते पनपना शुरू हो जाते हैं। ससुराल में सारी हदें को जो होता खुद माधुरी पार करवाने लग जाती है। यह सिलसिला चलता है, लेकिन शंका तब बढ़ जाता है जब इधर माधुरी की अपनी सास शंका जाता थी कि बार बार धनंजय का आना जाना क्यों है। अपनी बेटे नगेंद्र को खबर देते नगेंद्र भी सावधान हो जाता, कहने लग जाता कि हमारे घर जो होता है धनंजय नहीं आना चाहिए। लेकिन इधर नगेंद्र वो अपनी बातों में माधुरी ले, जिसकी वजह से अब बेफिक्र छूट पा जाती है और फिर नगेंद्र से शिकायत जो होता है ना कर इधर अपने प्रेमी से हर बार अपने घर की बातों को शेयर करना शुरू कर देती है धनंजय। और धनंजय जब सुनने के बाद जो होता है कहने लग जाता है कि हमारे पास एक बढ़िया सा आइडिया है और बाजार जाता है, एक मोबाइल लेता है और ठीक होता है उसमें सिम लगाता है। वह सिम ले जाकर तौर तरीके से माधुरी पकड़ा देकर लग जाता है कि या सिम अपने पति के मोबाइल में लगा लेना, मौका मिलेगा तो सिम अपने मोबाइल में लगाकर बात करना। और वह सिम जो होता है नया दूसरा ले जाकर अपने पति में लगा लेती, मौका मिलता तो उसी से जो होता है धनंजय से मुलाकात का सिलसिला बना लेती है। और जब भी मौका मिलता मायके आई थी, मायके आने के बाद धनंजय से मुलाकात करने में कोई कसर जो होता माधुरी का नहीं छोड़ता है। यह सिलसिला जब चलता तो उधर जो होता माधुरी कहने लग जाती धनंजय से कि तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक सा हो गई है, अपने ससुराल अपनी ज़िंदगी ना बीत पाएगी। लेकिन इसी बीच जो होता माधुरी समझ जाती है कि हमारी ज़िंदगी जो होता अब बिना धनंजय के नहीं बीत रही, जिसकी वजह से धनंजय के साथ मिलकर माधुरी फैसला लेती है कि हमें कैसे न तैसे कर तुम्हारे साथ शादी करना, इसके लिए चाहे जो हद करना पड़े। और तभी धनंजय कह देता हमारे पास एक ही रास्ता, तुम्हारे पति को ठिकाने लगा दिया जाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। यह बात जब सुनती माधुरी, अब उसके पैर नीचे से ज़मीन भी खिसक जाता है, लेकिन माधुरी को अपने प्यारे लफ्ज़ों में अब इधर धनंजय लेता है बार बार, जिसके बाद माधुरी उसके प्लान में शामिल हो जाती है। और मौके के इंतज़ार में जो होता है अब इधर धनंजय बैठा रहता है, मौके का इंतज़ार भी करता है। लेकिन जैसे ही अब 7 अप्रैल साल 2016 का वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है शाम के टाइम में अपना ट्रैक्टर लेकर नागेंद्र घर से बाहर निकलता है। जैसे गांव के बाहर पहुंचता, गांव के बाहर से जो होता है धनंजय उसी वक्त नागेंद्र को फ़ोन लगा देता, कहने लग जाता कि मैं इस समय धनंजय पुलिया के पास हूँ और हमें एक किसान का भूसा मिला हुआ, अगर तुम भूसा अपने ट्रैक्टर पे लाद लेते तो हमें बहुत बढ़िया मुनाफा कमवा लेते। और यह बात जब सुनने के बाद उसी समय थोड़े से मुनाफे के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त फ़ोन कर देता गांव में अपने रिश्तेदार के पास। वह पल्सर बाइक लेता, पहुंच जाता गांव के बाहर और पल्सर बाइक लेने के बाद जो था नागेंद्र बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। ट्रैक्टर लेकर उसका ड्राइवर गाँव की तरफ आ जाता है और जैसे ही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, पल्सर बाइक चलाते चलाते नागेंद्र जो धरौजिया पुलिया के पास जब पहुंचता है, पहुंचते जो होता है उसी समय उसके करीबी दोस्त उसके साथ भी होता है। दोनों मिलकर जो होता है उसी समय पैसे के लेन देन के बारे में बखेड़ा करते हैं। लेकिन तभी अपने जेब से रिवाल्वर निकालता, वही रिवाल्वर से जो होता धनंजय बार बार जो होता नागेंद्र के ऊपर वार कर देता, जिसकी वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और फिर खींचते हुए बॉडी को ले जाता है और मोटरसाइकिल खड़ा कर देता ताकि लोगों को लगे रोड एक्सीडेंट में इधर मौत हुई है। वहाँ से निकल जाता, फिर माधुरी को फ़ोन कर देता कि माधुरी हमने सारा काम कर दिया, तुम्हें क्या करना तुम समझ जाओ। और माधुरी समझ जाती है और नाटक करना तब शुरू कर देती है जब उसको 8-9 बजे खबर मिलता है। लेकिन सच्चाई चंद घंटे के अंदर भी सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आते हैं, सुनकर पुलिस की जो टीम उससे सनस रह जाती है और माधुरी की तहरीर पर जो होता है दोनों को अपने कर्मी तीनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।